पिछले व्याख्यान के कंटिन्यूएशन में अब हम 10 क्वेश्चन कल हम करवा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 11, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जाती है। सी, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती है। डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। देखें, कुछ बातें आप जान लें। संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसमें संसद प्रधान होती है, सरकार आई मीन एग्जीक्यूटिव संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कोई भी सरकार तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक उसका संसद का समर्थन प्राप्त हो, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में उसका बहुमत बना हुआ हो। तो अगर इन आधारों पर, दूसरी चीज़, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकार बहुदलीय हो या जितने दल हों उनके सबके कुछ न कुछ प्रतिनिधि सरकार में शामिल हों, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, गठबंधन सरकारों के समय ऐसा हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दल आपस में मिल करके, जिनके गठबंधन पहले से हों या चुनाव बाद हुए हों, आपस में मिल करके सरकार बनाएं, लेकिन यह कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है और यह कोई अनिवार्यता नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी नहीं है कि जनता सीधे के सीधे सरकार को हटा दे। हाँ, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो लोकसभा में पहुँचेंगे या जनता की भावनाओं का प्रक्षेपण करने वाले लोग जो राज्यसभा में पहुँचेंगे, ये लोग अविश्वास मत ला करके सरकार को गिरा सकते हैं, किंतु यह भी अप्रत्यक्ष रीति हुई। इसके बाद सरकार निसंदेह संसद द्वारा चुनी जाती है, लेकिन उसे निर्धारित समयावधि जो सामान्य तौर पर 5 वर्ष है उसके पूर्व हटाया नहीं जा सकता। यह बात सही नहीं है। यदि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही होगी, जनभावनाओं का निरादर कर रही होगी, ऐसा कानून बना रही होगी जो जनता के हितों के विरुद्ध जा रहे हों, संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं कर रही होगी, तो संसद सरकार को समय से पहले भी हटा सकती है। तो अगर इन प्रत्ययों को दिमाग में रखेंगे तो हम डिलीशन हाइपोथेसिस कौन नहीं हो सकता है। देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो देखते ही आप जान जाएं कि यही सही है और इसी पे टिक लगा देना है, यानी कि आपकी ज्ञान और गुरुता बहुत ही ठीक हो, बहुत ही तर्कसंगत हो, लेकिन ये सब कड़ी मेहनत के बाद आता है। एक तो रास्ता हुआ, आपके अप्रोच ठीक है, पढ़ाई ठीक है, पढ़ने का स्तर ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के द्वारा हटाई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर अविश्वास, तो आप बी पे टिक लगा दो, बात खत्म हो गई। तो चले, अभी तो समझाने का वक्त है। पहला पॉइंट, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार में सभी दलों का, यानी कि भाजपा की सरकार है तो उसमें कांग्रेस भी हो, CPIM भी हो, CPI भी हो, अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दल भी हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, कुछ दल हो सकते हैं जिनका आपस में गठबंधन हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल शामिल हों ऐसी कोई बात संविधानतः नहीं है।
तो ए तो कट गया। अब बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लाइन सही है, और संसद के द्वारा ही हटाई जा सकती है जरूरत पड़ने पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर। तो बी पॉइंट परफेक्टली करेक्ट है, तो टिक आप बी पे लगा लो। यानी कि 11वें क्वेश्चन का आंसर बी हुआ। सी सीरीज का 81 और इसके बाद अन्य सीरीज में आप मिलान कर लें। सी पॉइंट आप समझने के लिए जान लें, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है। देखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, बल्कि जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि संसद में भेजती है। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। तो यह कहना कि लोगों द्वारा सरकार निर्वाचित होती है, लोगों द्वारा हटाई जा सकती है, तो पॉइंट भी गलत हुआ। अब आप देखें डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती, इतनी बात तो सही है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्व हटाई नहीं जा सकती, यह बात गलत है। अभी हम विश्लेषण कर चुके हैं। तो बेटर यू कैन से कि सी सीरीज का 51वां क्वेश्चन और जो हम कर रहे हैं उसका 11वां क्वेश्चन का बी विकल्प सही है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसी के द्वारा हटाई जा सकती है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? यानी कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में सबसे सही बात कौन है? पहले ब्यूरोक्रेसी समझ लें। हमने विकल्प देख लें। ए, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। बी, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। सी, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। डी, लोकनीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण। तो कार्यपालिका जो संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके दो रूप होते हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। तो वस्तुतः ब्यूरोक्रेसी में स्थायी कार्यपालिका के लोग आते हैं, सामान्य प्रशासन से जुड़े हुए छोटे बड़े अधिकारी। यहाँ पर IAS वगैरह को आप रख सकते हैं। तो बाकी पॉपुलर या अस्थायी एग्जीक्यूटिव है, जिसमें राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट है, उपराष्ट्रपति है, महान्यायवादी है, कई इत्यादि। तो ब्यूरोक्रेसी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ये इसमें अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं जो सेवा पर्यंत काम करते रहते हैं और प्राथमिक तौर पर दो कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला, पॉपुलर एग्जीक्यूटिव को, राजनेताओं को, संसद सदस्यों को, सरकार को पॉलिसी इनपुट दें कि कौन सी पॉलिसी वर्तमान में लाया जाना ठीक है, जनता के हितों के लिए अनुकूल होगी। और दूसरा, सरकार द्वारा पारित नीतियों को अमल में लाने वाला अंग, यानी कि सरकार जो पॉलिसीज बनाए, पॉपुलर पॉलिसीज बनाए, उसका क्रियान्वित करें। तो एक ही विकल्प सही होना है। इन आधारों पे आप कह सकते हैं कि डी विकल्प सही हो गया। बाकी परमानेंट ब्यूरोक्रेसी राजनीतिक तौर पर तटस्थ होती है, उसका राजनीतिक मसलों पे कोई विचार नहीं होता है। तो कहे कि सरकार को विस्तार देना, सरकार की पॉलिसी को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ये सब एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। तो बेटर यू कैन से डी अल्टरनेट इज करेक्ट। तो नौकरशाही जो सी सीरीज का 85वां क्वेश्चन है में आपका डी विकल्प सही होगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। 2, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो कूट जो हैं केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, डी न 1 सही है न 2 सही है। तो कुछ बातें आप जान लें। व्यवहारिक तौर पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहे तो किसी ऐसे भी व्यक्ति को मंत्री पद दे सकते हैं जो चुनाव न लड़ा हो, लेकिन चुनाव की योग्यताएं रखता हो। हाँ, 6 महीना के भीतर उसे किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो अपने पद से हटा माना जाएगा। किंतु सिद्धांततः जो बात है वह यह है कि चूंकि यह राज्य विधानमंडल की बात है, तो राज्य में जहाँ द्विसदनीय व्यवस्थाएं हैं, विधानसभा, विधान परिषद, तो इनके लिए कतिपय योग्यताएं रखी गई हैं संविधान के थ्रू। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष यह शपथ द्वारा अनुप्रमाणित करे कि उसके संविधान के प्रति निष्ठा है और वह भारत की एकता और अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरी बात, वह विधान परिषद का सदस्य होना है तो 30 वर्ष की आयु, विधान सभा का सदस्य होना है तो 25 वर्ष आयु वाला होना चाहिए, तथा संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं हैं। तो इन्हीं योग्यताधारित व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो भारत के संविधान के पहले विकल्प ये, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब जब भी वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो व्यवहारतः मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार के तहत तो ऐसा कर सकते हैं, किंतु जो योग्यताएं संविधान में दी गई हैं, जो हमने बताई, उससे मेल नहीं खाती हैं। अतः संविधानतः ये विकल्प सही नहीं होगा। दूसरा विकल्प, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के अस्थायी तौर पर निरहित हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त। यह बात भी गलत है। यह बात यह है कि जब वो दंड से मुक्त हो जाए, उसके 6 साल तक तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। कारावास से मुक्त हो गया है उस दिन से 6 वर्ष तक, लेकिन इसके बाद वह चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि परमानेंट अयोग्य नहीं माना गया है। इसलिए दूसरा विकल्प भी गलत है। तो आप इस प्रश्न के संदर्भ में जो क्वेश्चन नंबर 13 है और सी सीरीज का 89 है, इसमें डी विकल्प पे टिक लगाइए। संविधानतः पहली बात सही नहीं है
और दूसरी बात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सही नहीं है। इस नाते न एक सही है न दो सही है। इस प्रकार आप डी विकल्प पर आंसर करें। अब क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर का क्वेश्चन जो अब हम आपको करा रहे हैं इनसे पूछे गए क्वेश्चनों में से, तो यह है 90C सीरीज का। निम्नलिखित कथनों पर भी देखिए, अच्छे से पढ़ें, जैसे पढ़ते ही तुरंत ये सब चीज़ें आपको आती हैं। नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। तो ये बात तो सही है। महामहिम जिस प्लेस को फिट समझें कि जहाँ पे वो संसद का सत्र आहूत कर सकते हैं, आराम से चल सकता है, यह अधिकार है उनके पास। तो इस तरीके से पहला पॉइंट तो सही हुआ। अब दूसरे पे आए। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। पहले तो 6 महीने गैप की सीमा है, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रथम दृष्टया आप देखेंगे 18 महीने का तो साल होता नहीं है, तो 2 ही हो ही सकता है। बाकी चीज़ पे विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से 2 वाला विकल्प आपका गलत हो गया। अब तीसरे विकल्प पर देखें। 1 वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित है जब संसद चलाना जरूरी हो। यह बात भी संविधान, एक गैप तो है मैक्सिमम 6 महीने का, लेकिन मिनिमम गैप कोई नहीं कि कितने दिनों बाद। इस नाते तीसरा विकल्प आपका सही हुआ। इस तरीके से जिसमें 1 और 3 सही हों वही विकल्प आपका सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी विकल्प, सी अल्टरनेट इज करेक्ट सी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 90 के लिए, या हमारे क्रम में 14वें क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा की सी सीरीज का 92 सी सीरीज का वर्सेस 15 जो हम आपको करा रहे हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो अभी हम 2 दिन बाद पढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि राज्यसभा कुछ मुद्दों पर लोकसभा से गौर ठहरती है। राज्यसभा कुछ मुद्दों पर लोकसभा से प्रधान ठहरती है, और राज्यसभा कुछ मुद्दों पर लोकसभा के समान कार्य करती है। तो अगर इन तथ्यों को देखा जाए तो यहाँ पे क्या दोनों एक साथ करें, तो एक साथ जो काम करने वाले हैं वो संविधान का संशोधन हुआ, महाभियोग हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, विधेयक का पारित करना हुआ। ये सारे काम राज्यसभा और लोकसभा एक साथ करते हैं। तो इसमें एक विकल्प है कि संविधान के संशोधन करने में, तो सभी बताए ना, संविधान के संशोधन करने में, राष्ट्रपति के चुनाव में, विधेयकों को पारित करने में, ये सब कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा महाभियोग के मुद्दे में एक साथ काम करते हैं, एक साथ सहमति बैठती है।
एक भावी काम होता है। तो आप देखें 4 में से एक ही सही लगाना है, तो अब बी तो सही हो गया। संविधान में संशोधन करने के विषय में लोकसभा और राज्यसभा एक समान शक्ति वाली है, तो 15 का बी अल्टरनेट तो सही हो चुका है। फिर भी अभी समझाने का मुद्दा है, तो आप देखें ये विकल्प कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने की विषय। देखें अनुच्छेद 312 के तहत ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 312 और 249 अभी कुछ दिन बाद हम क्लास में बताएंगे, ये राज्यसभा के विशेषाधिकारी अनुच्छेद हैं। तो सीधी सी बात, यहाँ पे लोकसभा कम अधिमान वाली है, तो यह उत्तर तो सही होगा नहीं। हालांकि उत्तर भी सही हो चुका है, तो ये तो है नहीं, ए को डिलीट कर दें। सी क्या है? सरकार को हटाने के विषय में। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा राज्यसभा प्रभावी तो होती है, लेकिन संख्या बल कम होने के कारण राज्यसभा कम प्रभाव की स्थिति में रहती है। कटौती प्रस्ताव, वस्तुतः इसका संबंध धन विधेयकों वगैरह से है, तो धन विधेयकों का मसला या फाइनेंस बिल से जुड़ा हुआ मसला में राज्यसभा कमज़ोर पड़ती है। यहाँ पे राज्यसभा को कम अधिमान दिया गया है बनिस्बत लोकसभा के। तो मीनाइटू से ए विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प तो गलत हुए। अब आप बी विकल्प पे टिक करें। संविधान संशोधन में दोनों निकाय, दोनों सदन, दोनों हाउस समान महत्व के हैं। अब 16वां क्वेश्चन देखें, 93 एंड 16। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद ने जिससे आप खूब परिचित हैं, एमपी लेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? तो यह योजना आपके द्वारा डिटेल में पढ़ी जा चुकी होगी, नहीं तो ऐसी योजनाएं जो वर्तमान में चाल चलन चरित्र में उनको अच्छे से पढ़ें। पहला पॉइंट है, एमपी लेट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती। अब टिकाऊ संपत्तियां तो आप समझ ही रहे हैं, लोकल विकास के लिए इसे खर्च किया जाना है, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बंजर भूमि विकास इत्यादि जो काम हैं, सांसद निधि का यहाँ उपयोग होगा। यह इस स्कीम में समाहित है, तो आपका पहला पॉइंट सही होगा। दूसरा, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति संख्या के जो धन 5 करोड़ के मिले हुए हैं उसमें अनिवार्य रूप से यह कहा गया कि 15% तो अनुसूचित जाति जनजाति की बेहतरी के लिए किया जाएगा। अगर मान लीजिए संबंधित संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है, तो वह पैसा लैप्स न करके ख़त्म न करके बल्कि अनुसूचित जनजाति की बेहतरी के लिए किया जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट, एमपी लेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए, यह बात गलत है। कहा गया है कि पैसा लैप्स नहीं होगा और अगले वर्ष के प्लान में, चूँकि संसद 5 अगले वर्ष के लिए यह जोड़ लिया जाएगा कि अगले साल इसे खर्च किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, तीसरा पॉइंट गलत है। चौथा पॉइंट, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का, ये पॉइंट सही है। यहाँ पे जिला प्राधिकारी को ये अधिकार होगा, डीएम को, सीडीओ को, कि वो है देख सकें कि एमपी
या सांसद निधि से जो पैसा आवंटित हुआ है वो टिकाऊ परिसंपत्तियों के विकास के लिए खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति की बेहतरी के लिए खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे जिला प्राधिकारियों को खास अधिमान दिया गया है। इस तरीके से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट सही है। इस नाते यहाँ पे डी अल्टरनेट सही होगा, 1, 2 एंड 4। ये आपका 16वां क्वेश्चन होगा। देखें, FRBM एक्ट तो हम आपको इकोनॉमिक्स कुछ बताए हैं, बाकी कुछ बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए, यद्यपि इकोनॉमी पॉलिटी का जुड़ा हुआ विषय है और हम आपको यह भी बता दें कि पॉलिटी इकोनॉमी इसी नाते में एक साथ पढ़ा भी रहे हैं, तो वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते समय उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। देखें, 3 बातें हैं, बहुत समय वहाँ नहीं होता है। बहुत सारी बातें दिमाग में आपको होनी चाहिए और तत्समय स्ट्राइक होनी चाहिए। पहला, चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण। तो यह बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण बजट में सामान्य तौर पर आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत होता है जो अनुच्छेद 112 के तहत होता है। 113 में भी एस्टीमेट वगैरह हैं। तो आप यह देखेंगे कि यह कोई चिरकालिक परंपरा संसदीय नहीं है, इस नाते ये विवरण पत्र बृहत आर्थिक चरित्र वाले रखे जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो गलत है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 खंड 1 सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण। तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था में इन अनुच्छेदों का संबंध बजट से है, धन विधेयक से है और अन्य प्रकार की एस्टीमेट और आगणनों से है, और यह पहले से है। तो प्रश्न देखें, बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख। तो अन्य प्रलेख जो हैं वो बाद के विचार हैं, बाद के। वस्तुतः देश में राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा था, तो राजकोषीय घाटे के बारे में कहा जाता है कि कुल बजटीय घाटा, धन अन्य ऋण देनदारियाँ या सभी उधार आवश्यकताओं से उपजा हुआ घाटा या प्रशासनिक व्यवस्था से उपजा हुआ घाटा, यानी कि राजकोषीय घाटा दिनों दिन भारत में बढ़ रहा था। राजकोषीय घाटा नियंत्रित रहे, इसके लिए 2003 में FRBM एक्ट लाया गया और इस एक्ट के धरातल पे यह तय पाया गया कि बजट प्रबंध के लिए और राजकोषीय घाटा कम करने के उपाय किए जाएं। तो जो अन्य प्रलेख हैं या लाए गए हैं वो वस्तुतः FRBM एक्ट के कारण है, ना कि किसी संवैधानिक व्यवस्था के फलस्वरूप। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डी विकल्प सही होगा। वस्तुतः आपका FRBM एक्ट राजकोषीय घाटा के पीढ़ीगत प्रबंधन, बृहद आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी तथा राजकोषीय व मौद्रिक नीति में सामंजस्य की बात करता है। इसलिए जो अन्य प्रलेख हैं जिनका संबंध बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण से है, वह
प्रस्तुत किए जाते हैं और वह FRBM एक्ट के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, न कि चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, और न ही अनुच्छेद 112 जो बजट की बात है, 110 खंड 1 जो धन विधेयक की बात है, या 113 जो आकलन प्राकलन समितियों की बात है, उसके धरातल पे नहीं। तो बेटे यू कैन से डी अल्टरनेट इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपका 17वां क्वेश्चन टोटल का 96, इसका उत्तर हुआ डी, FRBM एक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है 18वां, जिस क्रम में हम आप करा रहे हैं 18 और सी सीरीज का 91, ए सीरीज का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। जल्दी जल्दी करें। 17 तक जो भी बात रही हुई हो, 1918 में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आधार मेटाडाटा 6 माह से ज़्यादा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। यह बात आधार अधिनियम की उस बात को शून्य करती है जहां 5 वर्ष संग्रहित करने की बात कही गई थी। तो फर्स्ट पॉइंट इज इनकरेक्ट, यानी कि पहली बात सही नहीं। दूसरी बात, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। तो दूसरी बात सही है। अधिनियम की या आधार अधिनियम का अनुच्छेद 57 कहता है कि राज्य चाहे तो निजी रूप में निगमों के साथ आधार के डाटा का लेन देन कर सकती है, कोई समझौता कर सकती है, लेकिन 1918 के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से इसको नकार देते हैं कि राज्य ऐसा कोई अनुबंध नहीं कर सकती। आधार के धरातल पर लोगों की निजी सूचनाओं का दुरुपयोग हो सकता है या प्राइवेट कंपनियां अपने हक में उपयोग कर सकती हैं। तो इस नाते पहला पॉइंट तो आधार के संदर्भ में गलत हुआ, दूसरा पॉइंट आधार के संदर्भ में सही हुआ। तीसरा, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। देखिए, आधार डाटा का उपयोग वस्तुतः उन्हीं विषयों तक जो सरकारी सहायता प्राप्त योजनाएं हैं, सब्सिडी वगैरह है, या जो भारत की संचित निधि पर भारित हैं, इनके लिए तो आधार का प्रयोग किया जा सकता है कल्याण के लिए। लेकिन बीमा उत्पाद जैसी जो अन्य सेवाएं हैं, उनमें इसकी सुविधा नहीं दी गई है। इस नाते तीसरा पॉइंट भी आपका गलत है। फोर्थ पॉइंट, आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ। अब संचित निधि से चूँकि कल्याणकारी कार्यक्रम होंगे, तो जो फंड कंसोलिडेटेड फंड से है, अनुच्छेद 264 से है, वहाँ इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस नाते पॉइंट नंबर 4 इज करेक्ट, यानी कि जिस विकल्प में 2 और 4 सही हैं वह विकल्प सही है, और ये है आपका बी, यानी कि बी अल्टरनेट इज करेक्ट। दिस फिनिशेज विद 18 क्वेश्चन, relates political system, political science, governance, constitution, etc. इस तरीके से आप पॉलिटिकल क्वेश्चंस को देखें जो बहुत कठिन नहीं हैं। हालांकि हर विषयों के संदर्भ में यह बात समान रूप से लागू नहीं होगी। तो किसी में टफ होंगे, किसी में इजी होंगे। अगली साल हो सकता है कि पॉलिटी का क्वेश्चन कठिन हो, इकोनॉमी का सरल हो, जाग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं। ये सब यूपीएससी की परीक्षा में चलता रहता।
जैसे अब की बार एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए मुद्दे ज़्यादा पूछे गए हैं, वस्तुतः वो इकोनॉमी से भी रिलेट करते हैं। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आपके सिलेबस का बड़ा हिस्सा है। प्रारंभिक परीक्षा में तो कुछ सिलेबस ही नहीं दिया गया है, लेकिन पूछा दुनिया भर की बात जाती है। तो एग्रीकल्चर को भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सरकार की नीतियाँ और वर्तमान के 3 कानून भी इसी धारणाधिकार पर बल देते हैं। तो इस नाते यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स को ख़ास तौर पे जोर दें। आप कभी कभी एग्रीकल्चरल जियोग्राफी पर भी, तो इस नाते तैयारी आपको हर तरीके से करनी है। हाँ, वर्तमान संदर्भ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों चर्चा में, उन पर खास फोकस करें। तो वर्तमान संदर्भ है कृषि अर्थशास्त्र का, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का। सरकार के सारे कार्य कुछ इसी तरीके से हो रहे हैं, तो आप उसी तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करें। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, तो नतीजा होगा चीज़ें आपके अनुकूल चलती चलेंगी।